हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 20 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर का पीडीएफ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ होता है करंट अफेयर का, इसमें साथ में मैं आपको स्टैटिक जीके का बहुत सारा ऐसा डेटा देता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। और एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए, क्योंकि ये वही एप्लीकेशन है जहां से आपको डेली का फ्री कंटेंट मिलता है और इतना बेहतर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं वो सब भी बहुत कम प्राइसेस पे मिलते हैं। तो ये मेरी आप सभी से गुजारिश है कि एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि ग्रीनलैंड जो है ये इनमें से कौन से यूरोपीय देश में कंसीडर किया जाता है। तो ग्रीनलैंड हिस्सा है किसका? ये डेनमार्क का हिस्सा है। अब अगर आप मैप में देखो तो ये आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पहले यहाँ की हिस्ट्री में, यूरोपियन हिस्ट्री में डिस्प्यूटेड लैंड थी, लेकिन आखिरकार इस जमीन के ऊपर कब्जा जमाने में सफलता हासिल करी डेनमार्क ने। तो आज की डेट में ये डेनमार्क का ही हिस्सा माना जाता है। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये जितने भी देश हैं जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, ये सभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। सवाल यह है कि इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों कहा जाता है। दरअसल स्वीडिश भाषा जो है, ठीक है, तो दक्षिणी स्वीडिश भाषा में जो दक्षिण के देश हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको स्कैनिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्कैनिया। और स्कैन भी कहा जाता था। तो ये दरअसल ये जो वर्ड निकल के आया है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये स्कैनिया और स्केन वर्ल्ड की ही देन है। फिर धीमे धीमे करके इन सभी कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाने लगा। उसका एक और कारण रहा कि जब भी आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का इतिहास उठाकर देखोगे तो आप देखोगे इसमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंस कंट्री स्वीडन था। मतलब एक तरीके से स्वीडन ने इतिहास में फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, इन सभी के ऊपर दबाव बनाकर रखा हुआ है। जब आप इनके हिस्ट्री को पढ़ोगे, अगर आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में और बेहतर जानना है तो मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके सर्च कर सकते हो स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्रीज बाई वरुण अवस्थी, आपको मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मुंबई के गोरेगांव में मुंबई एग्जीबिशन सेंटर में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अब सवाल यह है कि इंडिया स्टील 2023 है क्या? देखिए, ये एक तरीके की कॉन्फ्रेंस है और इसका मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी स्टील मार्केट के इंडस्ट्री लीडर्स हैं उन सभी को एक साथ लाया जाए और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को, ये जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज के लीडर हैं उन सभी को सौंपा जाए। क्योंकि जब तक हम सब एक साथ एकजुट नहीं होंगे तब तक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम भारत में ही स्टील से बनने वाली चीजों पर कमांड नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में अगर देखा जाए तो छोटे से लेकर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हर जगह पर स्टील का यूज हो रहा है। तो इस वजह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया कॉमर्स मिनिस्ट्री और फिकी के द्वारा मिलकर। फिकी जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी की स्थापना 1927 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे फिकी के डायरेक्टर जनरल हैं मोनी दीपा मुखर्जी। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, मोनी दीपा मुखर्जी। ध्यान रखिएगा, साल 2022 में भारत में पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में नासा के कैलटेक एंड स्वीडन यूनिवर्सिटी के गोथनबर्ग के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर एक लो कॉस्ट कैमरा सेटअप बनाया है। ये एक ऐसा कैमरा सेटअप है जिसमें एक ही बार में 4 तरीके के केमिकल स्पीसीज को कैप्चर किया जा सकता है। मतलब आप ये समझ लो, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब आपको क्लियरली इस कैमरे के पिक्चर में दिखाई पड़ जाएंगे। अब आप ऐसे समझ लो कितना हाई रेजोल्यूशन कैमरा ये होगा। तो ये है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर ने मिलकर इस कैमरे को निजात किया है और ये काफी न्यूज में है इस टाइम पे। बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से केमिकल स्पीसीज को कैप्चर कर पाए जो कैमरा।
नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है इस टाइम पे बिल नेल्सन। क्या नाम है इनका? बिल नेल्सन। क्या आप बता सकते हो नासा की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? तो नासा ने जो अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी उसका नाम है एक्सप्लोरर वन। क्या नाम है? एक्सप्लोरर वन। इसको नासा ने 1958 में ही लॉन्च किया था। और इसरो की पहली सैटेलाइट, जिसको आर्यभट्ट बोलते हैं, वो 1975 में लॉन्च करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 के अंतर्गत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स की मीटिंग कौन से शहर में आयोजित करी गई? तो स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग अभी हाल ही में मेघालय के अंदर शिलोंग में आयोजित करी गई और ये 17 से लेकर 18 अप्रैल तक चली। 2 दिवसीय मीटिंग थी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि G20 नेशंस जो हैं वो आपस में इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करने के लिए, मतलब अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दरअसल बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई और इसका इनॉग्रल G20 के भारत की तरफ से जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, उनके द्वारा किया गया। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी और G20 की अध्यक्षता अगले साल कौन कर रहा है? ब्राजील करेगा अगले साल इसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कौन से आईआईटी कैंपस में किया गया है? तो डीआरडीओ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है आईआईटी हैदराबाद के कैंपस के अंदर। यहां पर सीधा सा इसका यह मकसद है कि डीआरडीओ के 3 से लेकर 5 साल तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको डीआरडीओ आईआईटी हैदराबाद के साथ साझा करेगा और आईआईटी हैदराबाद के जो आईआईटीएंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डीआरडीओ की यहाँ पर मदद करेंगे। तो अपने आप में ये एक राष्ट्र की सेवा भी होगी और जो हैदराबाद के आईआईटीएंस हैं उनको एक डायरेक्ट मौका मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप करने का डीआरडीओ के अंतर्गत। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ के चीफ इस टाइम पे कौन है? जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो डीआरडीओ बेसिकली फोकस करेगा। वैसे तो डीआरडीओ के इस तरीके के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और भी है, ठीक है। टोटल अगर बात करी जाए तो 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं इस टाइम पे डीआरडीओ के, ऐसे आईआईटीज के साथ मिलकर, लेकिन उन सब में ये सबसे बड़ा भी है। अगला क्वेश्चन है, 10 दिन का सांस्कृतिक उत्सव जिसका नाम है सौराष्ट्र तमिल समागम, ये अभी हाल ही में ये कौन से राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जो सौराष्ट्र तमिल संगमम है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में गुजरात में किया गया है और गुजरात का जो दक्षिणी हिस्सा है उसी को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये जो सौराष्ट्र तमिल संगमम है इसका मेन उद्देश्य ये है गुजरात और साथ में तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के बीच में जो कल्चरल बॉन्डिंग है उसको बेहतर बनाना। इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया, साथ में मनसुख मांडविया ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और आप देख सकते हो तमिलसाई सुंदरराजन जो कि तेलंगाना की गवर्नर है, इन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। तो ये पूरे 10 दिन तक चलेगा और सौराष्ट्र के अंदर कहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है? सोमनाथ में, जहां पर सोमनाथ मंदिर है भगवान शिव का। तो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। अब अगले 10 दिन तक इसे यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सा देश है जो कि 2023 के लिए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है? तो 2023 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अभी तक का बन गया है और अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार है वो पहले से अगर देखा जाए तो 7.65% बढ़ गया है और अगर डॉलर में बात करें तो 128.5 बिलियन डॉलर हमारा व्यापार बढ़ के पहुंच चुका है। क्लियर है? पहले 2021 में ये 119 बिलियन था, 119 बिलियन, अब ये बढ़कर 128 बिलियन हो गया है और इसी के साथ अमेरिका हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन और यहाँ पे इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं जे बाइडेन। यूए की कैपिटल अबू धाबी, रशिया की कैपिटल मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। अभी कुछ ही महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। और इन्होंने किसकी जगह ली थी? इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को सक्सीड किया था। स्कॉट मॉरिसन इनसे पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दुनिया का
फोर मोस्ट नार्को स्टेट कौन सा कंट्री बन गया है? देखिए, नार्को स्टेट का पहले तो आप ये समझ लो मतलब क्या होता है। नार्को स्टेट उस कंट्री को बोलते हैं जिसकी अर्थव्यवस्था नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करने लगे, और ये ऐसे नारकोटिक ड्रग्स है जो कि इररेलेवेंट है, मतलब आप ये समझ लो जो कि पूरे दुनिया में इलीगल माने जाते हैं, इलिसिट ट्रेड होता है जिनका, ठीक है। तो ये अपने आप में आप खुद सोच लो कितनी बड़ी डिजास्टरस सिचुएशन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए हो सकती है कि उस देश की अर्थव्यवस्था ऐसे नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करने लगे जो कि अपने आप में इलीगल है। तो ये कंट्री है कौन सा? सीरिया। सीरिया इस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। और सीरिया में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? ये है बशर अल असद। बशर अल असद पिछले साल की शुरुआत में ये राष्ट्रपति बने थे सीरिया के। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? हुसैन अर्नोस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हुसैन अर्नोस। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। इराक की कैपिटल बगदाद। ईरान की कैपिटल तेहरान। और यूएई की कैपिटल अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था है जिसके द्वारा एक पायलट योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है मिशन 50 के ईवी फॉर इको। और यह योजना इस वजह से लॉन्च करी गई है ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मार्केट में और बूस्टअप किया जा सके, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी बचेगा। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को लगातार कम करते जाना है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मार्केट में लेकर आना है। यही भारत सरकार का मेन टारगेट है। भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है 2030 तक जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें ईवी को 30% तक अचीव कराना है। मतलब कहने का कि भारत सरकार मोटा मोटा ये चाहती है कि 2030 तक रोड पे चलने वाले हर 100 वाहनों में से 30 वाहन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हों कम से कम। तो इसके लिए सिडबी ये संस्था है जिसके द्वारा ये पायलट स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है मिशन 50 के ईवी फॉर इको। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए सिडबी इसमें करेगी क्या। दरअसल सिडबी इसमें लोन प्रोवाइड करेगी, और किसको? एमएसएमईज को। ऐसे एमएसएमईज जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए काम करते हैं, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं ईवी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स बना रहे हैं या फिर ईवी ही बना रहे हैं, फिर चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। सिडबी की स्थापना 1990 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे शिव सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है? शिव सुब्रमण्यम रमन। नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। और सेबी की स्थापना 1988 में करी गई है। और 1992 के एक्ट के तहत इसको रन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यह कौन सा बैंक है जिसके द्वारा 400 दिन की अमृत कलश रिटेल एफडी स्कीम लॉन्च करी गई है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई नई योजना नहीं है। एसबीआई इसको पहले भी लॉन्च कर चुका था। और पहले जब एसबीआई ने लॉन्च किया था तो 15 फरवरी को इसको लॉन्च किया था। और 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक एसबीआई ने कहा था अगर जो भी एफडी कराएगा इसके तहत उसको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब एसबीआई ने इसको फिर से लॉन्च किया है और इसका टर्म बढ़ा दिया है। 12 अप्रैल से अब यह योजना फिर से चालू हुई है और यह रहेगी 30 जून तक। एसबीआई का कहना है कि अगर आप 400 दिन की एफडी कराते हो अमृत कलश योजना के अंतर्गत तो इसमें आपको 7.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 7.10% का आपको ब्याज मिलेगा आपके पैसे पर। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको और ज्यादा मिलेगा, 7.60% मिलेगा। तो आई एम श्योर अभी तक पूरे भारत में इस टाइम पर जो एफडी पर ब्याज मिल रहा है उसमें से सबसे ज्यादा है। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एस्टैब्लिश किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अभी हाल ही में एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए थे अश्वनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कॉमर्स मंत्रालय के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया। इसके तहत हमें यह पता लगा कि फरवरी में 3.85% डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआई का मतलब यहां पर यह है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है। मतलब भारत का जितना भी होलसेल मार्केट है उसमें मुद्रास्फीति फरवरी में 3.85% थी। तो मार्च में कितनी हो गई? तो मार्च में घटकर
1.34% हो गई। और ये अपने आप में एक बेहतर चीज है, जिससे कि जो गरीब तबका है उसको कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है। जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको भी एक तरीके की राहत की सांस है कि महंगाई थोड़ी सी रुकी इस टाइम पर। और अगर बात करी जाए डेटा के आधार पर, तो कहीं ना कहीं पिछले 10 महीने में यह सबसे निचला स्तर है मुद्रास्फीति का। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी भारतीय हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में अभी तक की दूसरी लॉन्गेस्ट जंप लगाई है, दूसरी सबसे लंबी कूद मारी है, एशियन गेम्स में क्वालिफाई भी कर गई हैं उसी के आधार पर। तो इनका नाम है शैली सिंह। और इन्होंने कितने मीटर की जंप लगाई है? तो 6.76 मीटर की इन्होंने लॉन्ग जंप मारी है। ये आज तक की भारत के इतिहास में दूसरे नंबर की सबसे लंबी कूद है। तो अब ये खेलेंगी जाके एशियन गेम्स में। और ये जो इन्होंने लॉन्गेस्ट जंप अभी तक की मारी है, सेकंड लॉन्गेस्ट, ये इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 जो कि बैंगलोर में अभी आयोजित किया गया, वहां पर इन्होंने कारनामा दिखाया। और अगर बात करी जाए अभी तक की ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने सबसे बड़ी जंप मारी है, सबसे लंबी जंप मारी है, तो इनका नाम है श्री शंकर मुरली। क्या नाम है? श्री शंकर मुरली। और इन्होंने 8 मीटर से भी ज्यादा की जंप मारी है। तो ये नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या थी? तो इस बार की इसकी थीम बहुत ही सिंपल है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। और पहली बार यूनेस्को के द्वारा इसको अप्रूवल मिला था 1983 में। तब से हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है दुनिया में कितने ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्निशन दिया है? 1155 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको रिकॉग्निशन मिल चुका है, जिसमें से 40 भारत के हैं 2022 दिसंबर तक। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है एंड्रू अजूले। क्या नाम है? एंड्रू अजूले। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि दुनिया में पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन्स जो हैं ये कौन सी जगह पे बनाई गई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। 2023 का आप में से जितने भी लोग एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, तो ये नया जीएसजीके का फाउंडेशन बैच है जिसको मैंने वीओडी प्लस लाइव क्लासेस फॉर्म में लॉन्च किया है। इसमें साइंस की क्लासेस आपकी कल से शुरू होने वाली हैं, प्लस मेरी वन लाइनर की लाइव क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा थ्योरी में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की, वो सब पहले ही हमने आपको दे दी है रिकॉर्डेड फॉर्म में। और लाइव क्लासेस में हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम इंजन पे। ये बैच ऑल्टरनेट डेज में 12:30 बजे चल रहा है। बाकी एमटीएस के लिए आप फुल बैच भी ले सकते हो। अब तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये पूरा लाइव बैच है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पॉलिटी का भी रिकॉर्डेड बैच आप ले सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच जिसमें मैंने एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर करी हुई है, आप इसे भी ले सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। बाकी इस टाइम पर मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप 1840 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मुझसे ले सकते हो एग्जाम इंजन पे। ये मैंने टेक्स्ट बुक के साथ मिलकर लॉन्च करी हुई है, जिसमें आप फुल लेंथ मॉक दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, टॉपिक वाइज भी और एग्जाम वाइज भी। इससे बेहतर ऑप्शन आपको आई थिंक मिलेगा नहीं किसी भी टेस्ट सीरीज में। इस टेस्ट सीरीज में मेरे द्वारा सिलेक्टेड जीएस के क्वेश्चन है, साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, वो भी टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टेक्स्ट बुक से हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट किए हुए हैं। तो आप इसका फायदा जरूर लीजिए। इसमें 52 टेस्ट कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप एक बार जाके इसके लिए जरूर यहाँ पर टेस्ट देकर देखिए। अगर आपको इंटरफेस बिल्कुल वही लगे तो ही आप इसे लीजिएगा, अदरवाइज आप मत लीजिएगा। चलिए, आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।